वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। धरती के चांद का नाम क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कर नीचे कमेंट्स में लिखो। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे प्यारे चंदा मामा का नाम है लूना। लूना असल में गॉडेस है रोमन माइथोलॉजी की, और इसी नाम के कारण हम चंद्र ग्रहण को लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मून कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी अर्थ पर लाइफ को सर्टेन करने के लिए। इसी के कारण तो धरती एक झुकी हुई एक्सिस पर स्टेबल रोटेट कर पाती है। लेकिन अगर हम लोग अपने चंद्रमा की जगह किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या होगा? क्या तब भी तस्वीर वैसी ही रहेगी जैसे आज देखने को मिलती है? आज की इस वीडियो में हम आपके इसी मून की जगह अलग अलग प्लैनेट्स को रखने वाले हैं और डाटा और कैलकुलेशन के हिसाब से एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर उसका हमारी धरती के वर्तमान स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अब दोस्तों, यूं तो चांद धरती से देखने पर इतना खूबसूरत दिखता है कि उसे मोहब्बत की सबसे बेशकीमती निशानी माना जाता है। लेकिन चांद की ये सफेद चांदनी ना ही धरती पर केवल खूबसूरती बिखेरती है, बल्कि इसी चांद की ग्रेविटी, मौसम की स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम के बैलेंस के जरूरी न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ और समुद्र के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और चांद को धरती के पास से हटा दिया जाए तो हमारी धरती बहुत बुरी तरह से डगमगाने लगेगी, और इसका अंजाम कितना बुरा होगा इसका हम सभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अचानक से ही अगर एक सेकंड के लिए हमारा चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती पर बुरी तरह से उथल फुथल मच जाएगी। धरती जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वो एक्सिस भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे ना हमें दिन और रात उस बैलेंस के साथ देखने को मिलेंगे और ना ही हम उन सभी मौसम को महसूस कर पाएंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब शॉर्ट में बताएं तो उस छोटे से चेंज का एंड रिजल्ट ये होगा कि मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सालों में मानवता के रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और पूरी ह्यूमैनिटी नेचर के डिस्ट्रक्शन की वजह से या तो खत्म हो जाएगा या खात्मे की कगार पर आ जाएगा। अब सोचिए, इतना जरूरी है हमारे लिए चंद्रमा और हमने कभी इस चीज पर गौर ही नहीं किया। लेकिन चांद को पूरी तरह से गायब करने की बजाय हम लोग हमारे सौरमंडल के किसी और ग्रह को मून की पोजीशन पर रख दें, तब क्या हो सकता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चांद की जगह चांद की तरह ही दिखने वाले मर्क्यूरी प्लैनेट को वहां पर रख दें तो सामान्य जनता ऊपर मौजूद उस गोल स्ट्रक्चर में इतना अंतर ही नहीं बता पाएगी। शायद उन्हें नोटिस ही नहीं होगा कि नेचुरल सैटेलाइट चेंज हो गई है। मतलब मर्क्यूरी हमारी मून को इतना परफेक्टली रिप्लेस कर सकता है, मगर फर्क बस इतना है कि मर्क्यूरी आकार में चांद से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर ये चांद की जगह ले भी लेता है तो ना तो वायुमंडल में ज्यादा फर्क पड़ेगा और ना ही ग्रेविटी में ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से शुरुआती कुछ लम्हों तक तो शायद हमें स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन बाद में सब कुछ ऐसा नॉर्मल हो जाएगा जैसे धरती ने कभी कोई बदलाव देखा ही ना हो। लेकिन वहीं अगर हम लोग अपने सौरमंडल के एक जमाने में 9th प्लैनेट कहे जाने वाले प्लूटो को उस जगह पर रख दें तो क्या होगा? दोस्तों, प्लूटो की कैपेबिलिटी धरती के मुकाबले इतनी कम है कि उसकी चंद्रमा की जगह पर होने या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये धरती के लिए ही विनाश की वजह बनेगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी चांद से काफी कमजोर है और बेसिकली ग्रेविटी ही वो रीजन है जिसकी वजह से चंद्रमा हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डालता है। नाउ इन दिस केस, अगर वो ग्रेविटी ही नहीं होगी जिसके लिए हम मोहताज हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारी धरती 6 से 8 के मैग्नीट्यूड पर कांपने लगेगी।
क्लाइमेट में भी बहुत मैसिव चेंजेस होने लगेंगे, जिसके तहत हमें आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा। समुद्र में हर दिन आने वाले हाई टाइड का कारण भी हमारा चांद ही होता है, लेकिन चूंकि प्लूटो चांद से छोटा है, इसी वजह से ओशियन टाइड भी कमजोर पड़ने लगेंगी और एक्वाटिक इकोसिस्टम एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, वैसे तो चांदनी रात में हमें पूरी धरती बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई पड़ती है, मतलब बिल्कुल सफेद चादर की तरह दिखती है। लेकिन अगर हमें इस सिनेरियो को लाल में देखना है तो हमें उसके लिए चांद की जगह पर मार्स को लाना होगा, क्योंकि मार्स पर आयरन डाइऑक्साइड ज्यादा होने के कारण वो रेड कलर में चमकती है और रेड कलर के वेवलेंथ को ही आगे रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पर हमें धरती बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग वाली अपसाइड डाउन की तरह दिखाई देगी। अब अगर कभी ऐसा हो भी गया तो हमें रोज करवा चौथ वाला मून देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली साइज में काफी बड़ा होगा। लेकिन धरती पर इस लाल पेंट होने के अलावा इस परिवर्तन की वजह से प्रकृति में भी भारी परिवर्तन होंगे, जैसे समुद्र टाइड का लेवल अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण धरती के घूमने की गति आज इसके मुकाबले धीरी हो जाएगी, जिसके तहत आज धरती का एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा हो जाता है, तो वहीं पर इस बदलाव के कारण ये ड्यूरेशन 30-40 घंटे तक बढ़ जाएगी। ऊपर से समुद्र में उठने वाली तेज लहरों की वजह से इसके काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि समुद्र के किनारे वाले काफी शहर जैसे मुंबई और कोची आधे डूब जाएंगे। अल्टीमेटली जिस ग्रह को हम अपना अगला घर बनाना चाहते हैं वो हमारे इसी ग्रह को बर्बाद कर देगा। अब दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह वीनस के पास। अब अगर वीनस को हमारी मून की जगह रख दिया जाएगा तो शायद कभी अंधेरा देखने को ही ना मिले, क्योंकि ये चांद से 60% ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि वीनस हमारे चांद से 3.5 गुना ज्यादा बड़ा होने के कारण वीनस हमारी धरती का सैटेलाइट नहीं बन पाएगा, बल्कि हमारी धरती एक बाइनरी सिस्टम में चली जाएगी और फिर दोनों ही एक दूसरे से चक्कर लगाने लगेंगे, जो खूबसूरत होगा लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि इन दोनों की ग्रेविटी आपस में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कि इवेंचुअली कुछ ही सालों में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे और एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। खैर, हमारे इनर सोलर सिस्टम के तो सारे प्लैनेट्स बेवफा निकले। अब इसी बात पर लगे हाथ चलिए नेपच्यून और यूरेनस पर भी रुख मोड़ लिया जाए। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ग्रह बर्फीले होने की वजह से बहुत ठंडे हैं और आकार में भी एक दूसरे से काफी समान हैं। अब ऐसे में अगर ये दोनों चांद की जगह आसमान में आ जाएंगे तो हमारा आसमान हरे और नीले रंग के ग्रहों से भरा हुआ तो नजर आएगा ही, लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात भी है कि यूरेनस ग्रह से काफी तेज बदबू निकलती है, जो धरती वासियों का जीना जरूर हराम कर देगी। अब इस पॉसिबिलिटी से सिर्फ बदबू ही परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि ये दोनों ही ग्रह चांद से लगभग 15 गुना बड़े हैं। तो जब ये हमारे चांद की जगह आएंगे तो इनकी उपस्थिति में धरती के घूमने की गति में भी काफी बदलाव आ जाएंगे। अब इसके अलावा समुद्र में इतनी तेज लहरें उठेंगी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही सी लेवल से तकरीबन 700 फीट ऊपर के हर एरिया सुनामी के चपेट में आ जाएंगे। अब ऐसे में अगर कोई पहाड़ों पर रहता है तब तो फिर ठीक है, वरना सुनामी ने मानवता का इतिहास में क्या हाल किया ये शायद आप हमसे भी बेहतर जानते हो। अब इसमें कोई शक नहीं है कि सैटर्न की रिंग हर किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सैटर्न प्लेनेट के रूप में भले ही बहुत अट्रैक्टिव हो, चंद्रमा के रूप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सैटर्न का आकार धरती के मुकाबले 9 गुना ज्यादा बड़ा है और इसी वजह से अभी जो स्थिति
धरती के आगे चांद की है, वही स्थिति सैटर्न के आगे पृथ्वी की हो जाएगी। और जिस प्लेनेट को हम अपना मून बनाना चाहते थे, वो सैटर्न हमें अपना मून बना लेगी, जिसका एंड रिजल्ट होगा धरती पर होने वाला ग्रेविटेशनल कोलैप्स, जिसके अंतर्गत धरती के क्रस्ट पर बनी एक एक इमारत ध्वस्त हो जाएंगी, हर एक समुद्र बेकाबू हो जाएंगे और महज कुछ घंटों में ही सौरमंडल की एक इकलौती जीवित सभ्यता राख में बदल जाएगी। लेकिन इस छोटे छोटे ग्रहों के चक्कर में हम लोग अपने सबसे बड़े भाई बिग ब्रदर जुपिटर को तो भूल ही गए। जो जुपिटर धरती से इतना ज्यादा बड़ा है कि जुपिटर पर आने वाला एक सामान्य तूफान भी धरती के एरिया से बड़ा होता है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जुपिटर के आगे धरती की क्या औकात। फिर भी इस सिनेरियो में एग्जैक्ट वही होगा जो धरती के साथ सैटर्न के केस में हुआ था। पृथ्वी यहाँ पर भी जुपिटर को अपना मून नहीं बना पाएगी, बल्कि जुपिटर का चांद बनकर रह जाएगी। जो जुपिटर हमें हर साल सैकड़ों एस्ट्रॉइड से बचाता है, लेकिन यही जुपिटर अगर मून की जगह पर आ जाए तो इसकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक साबित होगी कि धरती का जो हिस्सा जुपिटर के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, वहाँ ग्रेविटेशनल इफेक्ट जरूरत से बहुत ज्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से धरती का आकार बिगड़ने लगेगा। धरती के सारे ज्वालामुखी एक साथ फटने लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे अर्थ को एक ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा है। अब अगर किस्मत अच्छी रही तो इंसान मर जाएंगे, मगर धरती का आकार वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर वही हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो या फिर तो एक टाइम के बाद कोई एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकरा जाएगा, या फिर तो धरती खुद जुपिटर के अंदर समा जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे ये प्लेनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब इस सिनेरियो को जानने के बाद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अच्छा हुआ कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, वरना अगर इस सोलर सिस्टम में रत्ती भर भी बदलाव किया गया तो इंसानों का विकास शायद कभी हो ही नहीं पाता। वैसे सोलर सिस्टम में आपका फेवरेट प्लेनेट कौन सा है? अब नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा फेवरेट प्लेनेट अर्थ है, और क्या ही होगा यार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आइकन को दबाने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। जय हिंद।